आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे हैं दीवान की एपिसोड 18। उन दोस्तों के लिए हमारे दिल से भी ढेर सारी ब्लेसिंग्स निकली जिन्होंने आवाज़ सुनकर महसूस कर लिया कि तबीयत खराब है और ध्यान रखने के लिए बोला। बहुत बहुत प्यारे हैं आप सब, बहुत सुंदर मन वाले। आप सभी के साथ से दीवानगी के आखिरी सफ़र पर आ पहुँचे हैं। बस एक दो एपिसोड में इसका सफ़र भी पूरा हो चुका होगा। चलिए तो फिर बढ़ते हैं आगे। आपको उस अतीत से बाहर लाने के लिए हमें आपकी और हमारे बीच सिर्फ तन्हाई चाहिए जो सबकी शादी के बाद हमें मिलेगी। आपका अतीत कितना भी दर्द भरा क्यों ना हो, लेकिन इतना भी नहीं होगा कि आप उससे हार जाएं। थोड़ा सा, बस थोड़ा सा इंतज़ार और श्रद्धा। कितना खूबसूरत है ना सब, शिप्रा ने फायरवर्क्स को देखते हुए कहा। आखिर सब कुछ ठीक हो ही गया। अर्जुन उसे पीछे से आगोश में भरते हुए बोला। कितना वक्त बीत गया ना अर्जुन, मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि अब कभी कुछ ठीक हो पाएगा। यही लगता था कि तुम्हें देखे बिना ही मौत आ जाएगी। उसने कहा तो अर्जुन उसे अपनी तरफ करके उसके होंठों पर उंगली रखते हुए बोला। आज के बाद कभी भी मरने की बात की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हम साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे, समझी ना तुम। और अब तुम मुझसे दूर जाने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि अब मैं तुम्हें खुद से दूर जाने नहीं दूंगा। मैं खुद तुमसे कभी दूर नहीं होना चाहती अर्जुन। अपनी जिंदगी का हर एक पल तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूँ, हर लम्हा बांटना चाहती हूँ। वो उसके गले से लगकर बोली। मैं भी, कहते हुए अर्जुन ने उसे खुद के और करीब कर लिया। ये लो संजय, तुम्हारी कॉफ़ी। रत्ना उसे कॉफ़ी का मग पकड़ाते हुए बोली। थैंक्स रत्ना, बहुत ज़रूरत थी इसकी। संजय मग पकड़ते हुए बोला। क्यों, परेशान हो क्या? वो उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोली। नहीं, बस अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच रहा था। पहले माँ चली गई, फिर पापा, अंकल, सिंड्रेला और युवराज ने मिलकर संभाला, और फिर तुम आई इस जिंदगी में ढेर सारी खुशियाँ लेकर। पता है रत्ना, तुम ना किसी एंजल की तरह हो मेरी लाइफ में। तुम्हारे आने के बाद ना लाइफ में सिर्फ खुशियाँ ही आई हैं। फिर चाहे वो आस्था का आना हो या शिप्रा का। मेरे जो रिश्ते कहीं खो से गए थे वो तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी में वापस आ गए। आज सिर्फ उन तीनों की सगाई नहीं थी, मेरा ख्वाब था जो पूरा हो गया। सब कुछ ठीक हो गया। कहते हुए उसकी आंखों में नमी आ गई। रत्ना उसकी आंखें साफ करते हुए बोली। आपकी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते संजय। फिर आज रोने का दिन थोड़ी ना है, आज तो खुशियां मनाने का दिन है। वैसे तुमने क्या सोचा है? किस बारे में? शादी के बारे में। कैसी शादी चाहती हो तुम? मेरी ख्वाहिशें ज़्यादा बड़ी नहीं है संजय। मैं तो बस एक ऐसी शादी चाहती हूँ जिसमें मेरे अपने हों, मेरा परिवार हो और मैं उसके नाम का श्रृंगार करूँ जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ। उसने मुस्कुराकर कहा तो संजय के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। कैसी हैं, तुम्हें पसंद आई? दक्ष ने मेघा के पैरों में पतली सी पायल पहनाते हुए कहा। बहुत पसंद आई, क्योंकि किसी ने बहुत प्यार से दी है। मेघा ने मुस्कुराकर जवाब दिया। मेघा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, दक्ष ने मेघा का हाथ पकड़ते हुए कहा। कहो ना दक्ष, वो उसकी आंखों में देखते हुए बोली। मेघा, शादी के बाद मैं तुम्हें ज़्यादा वक्त नहीं दे पाऊंगा। शायद तुम्हारी छोटी छोटी खुशियों का ख्याल न रख पाऊँ। कभी कुछ भूल जाऊं, कभी हफ्तों हफ्तों घर ना आऊं, तो तुम मुझसे नाराज मत होना। मैं कुछ भूल जाऊं तो याद दिला देना, कुछ ना समझ पाऊं तो तुम समझा देना। मैं तुम्हारी प्रॉब्लम अच्छे से समझती हूँ दक्ष। तुम्हारा पेशा और फर्ज दोनों ही ऐसे हैं जिसमें फैमिली से ज़्यादा देश और उसके लोगों को वक्त देना पड़ता है। मुझे तुमसे कोई शिकायत ना अब है और ना ही आगे कभी होगी। लेकिन मुझे हफ्ते का एक दिन हमेशा मेरे लिए चाहिए। उस एक दिन में सिर्फ तुम और मैं होंगे और कोई नहीं। और अगर कोई तीसरा आया तो मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊंगी। आखिर बीवी हूँ तुम्हारी, हक बनता है मेरा नाराज होने का। वो बोली तो दक्ष के चेहरे पर मुस्कान आ गई। खुलकर मुस्कुरा लीजिए एसपी साहब, कोई टैक्स नहीं लगता मुस्कुराने पर। वो उसके गाल खींचकर खिलखिलाते हुए बोली तो दक्ष के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट तैर गई। कुछ गुफ्तगू हमारे प्यारे से गुरु और कोमल के बीच भी हो रही थी, लेकिन इन दोनों की बातों में बातें कम और शायरी में पिरोए गए अल्फाज ज़्यादा थे। उनकी मोहब्बत भी मुकम्मल हो गई थी। उसी मोहब्बत के नाम गुरु ने कोमल को कुछ अल्फाज सुनाए तो फ़ोन पर बात करती कोमल के चेहरे पर शर्मीली से मुस्कुराहट आ गई। अगला दिन शांति से गुजरा, क्योंकि कल के कारण सब इतने थके हुए थे कि सबने पूरा दिन सिर्फ आराम ही किया। बस युवराज ऑफिस चले गए थे।
आज भाई दूज था तो सुबह से ही राज हाउस में चहल पहल थी। सभी वहीं मौजूद थे। सबने पहले आस्था ने शैंकी को टीका करके उसके हाथों में कलावा बांधा और आरती उतारी। शैंकी ने मुस्कुराकर उसे एक गिफ्ट बॉक्स पकड़ा दिया। श्रद्धा और मेघा ने पवन को टीका करके भाई दूज की रस्म निभाई। कोमल ने संजय, अर्जुन, युवराज, रॉकी, दक्ष और पवन को टीका लगाकर रस्म पूरी की। काजल ने भी गुरु, संजय, अर्जुन, युवराज, रॉकी और दक्ष को टीका लगाकर रस्म पूरी की। केशव एक साइड पे उदास खड़ा था। छवि ने उसके पास जाकर पूछा, क्या हुआ केशव, तुम ऐसे उदास क्यों खड़े हो? कुछ नहीं भाभी, वो मेरी कोई बहन नहीं है ना, तो बस। उसकी बात पर छवि मुस्कुराई और उसका हाथ पकड़कर उसे लाकर पाटे पर बैठा दिया। सब चेहरे पर मुस्कान लिए दोनों को देख रहे थे। छवि ने केशव को टीका लगाकर उसे कलावा बांध मिठाई खिलाकर आरती उतारी और बोली, मेरा भी कोई भाई नहीं था, लेकिन अब है, एक छोटा सा प्यारा सा भाई। उसका यूं कहने पर केशव की आंखों में नमी आ गई, जिसे सबसे छिपाते हुए उसने साफ कर लिया। युवराज उसके कंधे पर हाथ रखकर बोले, आप हमारा परिवार हैं केशव, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। उनकी बात सुनकर केशव ने हाँ में अपना सर हिला दिया। अगले दिन से रॉकी और रीटा की शादी की तैयारियां शुरू हुई। क्रिश्चियन में ज़्यादा रस्में नहीं होती, लेकिन जितनी भी होती हैं बहुत खास होती हैं। शादी चर्च में होनी थी और रिसेप्शन बैंकेट हॉल में। एंथनी और वल्लभ जी रॉकी और रीटा की शादी में कोई कमी नहीं रखना चाहते थे, इसीलिए सारी तैयारियां वो लोग खुद ही देख रहे थे। मेघा और श्रद्धा ने 2 महीने बाद एनजीओ में एक इवेंट रखा था, जिसमें एनजीओ की सभी लेडीज अपनी प्रतिभा दिखाने वाली थी। वो दोनों उसकी तैयारियों में बिजी थी। युवराज और बाकी के बॉयज अपना अपना ऑफिस का काम निपटा रहे थे, ताकि शादियों के वक्त उन्हें काम को लेकर ताने न सुनने पड़े। खैर, देखते ही देखते 2 दिन बीत गए। आज दोनों की रोज सेरेमनी थी और कल शादी। रोज सेरेमनी शादी के एक दिन पहले होती है। इसमें घर के बड़े दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देती हैं। दोनों को नारियल के दूध और नारियल के तेल के मिक्सचर से नहलाया जाता है। सेरेमनी के बाद रोज प्रेयर होती है, फिर सब लंच करते हैं। पूरा घर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती से सजा हुआ था। पिंक एंड वाइट कॉम्बिनेशन के फ्लावर्स और पर्दों के साथ हॉल सजा हुआ था। सोफे पर रेड कलर के सिंपल से गाउन में रीटा बैठी हुई थी। सभी लड़कियां उसकी रोज सेरेमनी में शामिल होने के लिए आई हुई थी। एंथनी और मारिया रीटा के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर खुश थी। इस बार उन्होंने अपने बेटे के लिए सही फैसला लिया था। रीटा और बाकी सब आपस में बातें कर रही थी। रत्ना, मेघा और शिप्रा ने उसे छेड़े में कोई कसर नहीं छेड़ी थी। ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रोज सेरेमनी शुरू हुई। मारिया ने श्रद्धा और शिप्रा के साथ एक बड़ा सा बर्तन पकड़ा, जिसमें नारियल के दूध और तेल का मिक्सचर था, और रीटा के सर के ऊपर से डालते हुए उसे नहलाने लगी। वहां सिर्फ लेडीज ही थी। उन तीनों के बाद सबने थोड़ा थोड़ा रोज लेकर रीटा के सर पर डाला, जिसके बाद उसको नहाने के लिए भेज दिया और बाकी सब रोज प्रेयर की तैयारी करने लगे। रोज प्रेयर चर्च में होने वाली थी। थोड़ी देर बाद रीटा व्हाइट सूट में तैयार होकर आई और सब चर्च के लिए निकल गए। चर्च पहुंचकर रीटा ने कैंडल जलाई और बाकी सब वहां रखी बेंच के सामने खड़े हो गए। सबसे पहले हाइम गाई गई। प्रीस्ट ने प्रेयर करनी शुरू की और सब ध्यान से उन्हें सुनने लगे। रीटा हाथ जोड़े जीसस के सामने खड़ी हुई थी। प्रीस्ट के प्रेयर करने के बाद सभी ने अपने अपने रिश्ते के हिसाब से प्रेयर की और लास्ट में रीटा ने प्रेयर शुरू की। युवराज विला में रोज सेरेमनी शुरू हो चुकी थी। रॉकी ब्लैक लोअर में गार्डन में रखे हुए सोफे पर बैठा था। उसके पीछे युवराज, पवन और सुभाष जी रोज का पॉल लिए खड़े थे। सभी गेस्ट आ चुके थे। आस्था शैंकी की गोद में खड़ी सब कुछ बहुत ध्यान से देख रही थी, क्योंकि क्रिश्चियन मैरिज सेरेमनी उसके लिए नई थी। सबसे पहले तीनों ने रॉकी के सर के ऊपर रोज डाला, उसके बाद बाकी सब ने। उसके बाद संजय रॉकी को लेकर चला गया। काकी और छवि ने सब तैयारियां की और थोड़ी देर रॉकी तैयार होकर आया और सब लोग चर्च के लिए निकल गए। वहां पहुंचकर सब अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए और रॉकी कैंडल जलाकर जीसस के सामने खड़ा हो गया। आज उसे अपने पेरेंट्स की बहुत याद आ रही थी। उसकी आंखों में नमी आ गई तो पीछे से वल्लभ जी, काका, सुभाष जी और विपिन जी उसके पास आकर खड़े हो गए और आंखों में बोले, हम हैं ना। युवराज रॉकी के लिए बहुत खुश थे, और हो भी क्यों ना, दोस्ती की खुशी में आखिर कौन सा दोस्त खुश नहीं होता। हाइम के बाद पहले प्रीस्ट ने, फिर घर के सभी लोगों ने अपने अपने रिश्ते के हिसाब से प्रेयर की और आखिर में रॉकी ने प्रेयर शुरू की और सब सुनने लगे। दोपहर में लंच के बाद रीटा के घर में मेहंदी के गाने बज रहे थे और सभी लड़कियां डांस कर रही थी। आस्था भी शैंकी के साथ सबके पास आ गई थी। आप सब सोचेंगे कि क्रिश्चियन मैरिज में मेहंदी,
तो ये बात ये है कि इंडिया में मायलांची आइडियल नाम की रस्म होती है, जिसमें दुल्हन को मेहंदी लगाई जाती है। फिर दुल्हन को उसके रिश्तेदार परचूरू नारियल के दूध में पका हुआ चावल खिलाते हैं। है ना, अच्छा है ना। हम इंडियंस ने अपने यहाँ की हर शादी को एक ब्यूटीफुल सा टच दे रखा है। मेहंदी के गाने और हमारी ब्यूटीफुल लेडीज़ के साथ रीटा के हाथों में रॉकी के नाम की मेहंदी लगाई गई। रीटा के रिश्तेदारों ने रस्म के हिसाब से उसे परचूरू खिलाया, जिसके बाद रीटा बैठकर अपनी मेहंदी सुखाने लगी। वो बाकी की लड़कियां मेहंदी लगवाने लगी। आस्था ने भी अपने छोटे छोटे से हाथों में मेहंदी लगवाई और एक तरफ खड़ी श्रद्धा के पास जाकर अपनी मेहंदी दिखाते हुए बोली, मम्मा आप भी मेहंदी लगवाओ ना, देखो कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। श्रद्धा ने उसके सामने घुटनों के बल बैठकर उसकी मेहंदी देखते हुए बोली, ये तो सच में बहुत ब्यूटीफुल है बेटा, लेकिन हमें मेहंदी लगवाना पसंद नहीं है। क्यों मम्मा, उसने सवाल किया तो श्रद्धा कुछ देर के लिए चुप हो गई। फिर उसे समझाते हुए बोली, हमें इसकी स्मेल से एलर्जी है, इसलिए लगवाना पसंद नहीं। ये झूठ बोल रही है बेटा, इसे कोई एलर्जी वेलर्जी नहीं, इनफैक्ट इसे तो मेहंदी लगवाना पसंद था। शिप्रा जो इतनी देर से दोनों की बातें सुन रही थी वो बोली। उसकी बात सुनकर आस्था श्रद्धा की तरफ देखने लगी तो श्रद्धा आंखों में आई नमी छुपाते हुए बोली, शिप्रा बहुत साल बीत चुके हैं और इतने वक्त में हमारी पसंद नापसंद में बदल गई है। वो इतना कहकर बाहर चली गई। उसके जाने के बाद आस्था उदास होते हुए बोली, लगता है हमने मम्मा को अपसेट कर दिया मासी। शिप्रा ने कुछ देर तक उसकी तरफ देखा जिधर से वो गई थी, फिर आस्था से मुस्कुराते हुए बोली, ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, वो ठीक है, चलो हम दोनों डांस करते हैं। चलिए मासी, उसने कहा सबके पास आ गई। सबके साथ इस बार रीटा भी डांस में शामिल थी। युवराज मिला में चैंथम चारथू इस रस्म में दूल्हे को ऑफिशियल शेव दी जाती है और उसके रिश्तेदारों उसे पाचोरू खिलाते हैं। इस वक्त यही रस्म चल रही थी। गुरु अपने जिगरी दोस्त की शेव बना रहा था। बाकी सभी लोग वही हॉल में पसरे हुए थे। रॉकी की शेव बनने के बाद छवि पाचोरू लेकर आई और सबने एक एक करके उसे थोड़ा थोड़ा खिलाया। गुरु बहुत खुश था। आज आखिर उसके जिगरी दोस्त की शादी जो होने वाली थी। वो उसके गले से लगकर बैठा हुआ था और संजय उन्हें ये कहकर छेड़ रहा था कि अगर कोमल या रीटा ने दोनों को ऐसे देखा ना तो उसी वक्त शादी तोड़ देंगी, जिस पर वो दोनों मुस्कुरा रहे थे और बाकी सब हंस रहे थे। श्री बस कर यार, तैयार हो जाना, शिप्रा दरवाजा पीटते हुए बोली। हमने कहा ना, हम ना तो तैयार होंगे और ना ही आप सबके साथ जाएंगे। अंदर से श्रद्धा की आवाज आई। रात के 8 बज रहे थे। संजय के होटल में रीटा की बैचलर पार्टी रखी गई थी, जिसमें सबने ब्लैक वेस्टर्न ड्रेस कोड सेलेक्ट किया था। सब तैयार होकर राज हाउस पहुंच गई थी, लेकिन श्रद्धा जाने के लिए मान नहीं रही थी। क्या हुआ, उसने अभी तक गेट नहीं खोला। मेघा आते हुए शिप्रा से बोली, नहीं ना यार, देख कब से आवाज़ दे रही हूँ, मना कर रही है बार बार। शिप्रा झुंझलाते हुए बोली। मेघा ने कुछ सोचा और मुस्कुराते हुए उससे बोली, सिर्फ 1 मिनट में ये दरवाज़ा खुलेगा, यू जस्ट वेट एंड वॉच। ओके, शिप्रा ने आराम से कहा। श्रद्धा दरवाज़ा खोलो जल्दी, आस्था सीढ़ियों से गिर गई है। उसके इतना कहते ही झटके से दरवाज़ा खुला और मेघा विजयी मुस्कान के साथ शिप्रा की तरफ देखने लगी। श्रद्धा को समझते देर न लगी कि ये सिर्फ दरवाज़ा खुलवाने का एक प्लान था। वो दोबारा दरवाज़ा बंद करती उससे पहले ही दोनों अंदर आ गई और शिप्रा ने अंदर से दरवाज़ा लगा दिया। प्रॉब्लम क्या है श्री, जो तू ऐसे लास्ट मोमेंट पर नखरे कर रही है? मेघा ने बेड पर बैठते हुए पूछा। वो ड्रेस, उसने इतना ही कहा कि वो शिप्रा उसकी बात समझते हुए बोली, तेरे लिए स्पेशली फुल ड्रेस मंगवाई है, एक बार खोल कर तो देखा होता। उसकी बात सुनकर श्रद्धा ने साइड में रखा हुआ बैग उठाया और उसमें से एक बॉक्स निकाला और खोलकर देखा। ब्लैक कलर की फुल लेंथ ड्रेस थी, जिसमें घुटनों से लेकर नीचे तक एक कट था और वो उसे देखकर बोली, लेकिन इसमें कट है। ओ कम ऑन यार, तुझे इसमें भी प्रॉब्लम है? हमारी ड्रेस देख और अपनी देख, और कितनी लॉन्ग चाहिए तुझे? शिप्रा झुंझला कर बोली। उसने मेघा और बाकी तीनों ने शॉर्ट ड्रेस ही पहनी थी, सिर्फ श्रद्धा के लिए लॉन्ग कट गाउन मंगवाया गया था। लेकिन शिप्रू, कोई लेकिन वेकिन नहीं श्री, जाकर चेंज करके आओ। 10 मिनट में अगर तुमने चेंज नहीं किया ना तो मुझे चेंज करवाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेघा ने अपनी नेल पेंट पर फूंक मारते हुए कहा तो वो पैर पटकते हुए बाथरूम की तरफ बढ़ गई।
उसके जाने के बाद दोनों हंसने लगी। जैसा कि मेघा ने कहा था, वो 10 मिनट में चेंज करके आई। उन दोनों ने उसका मेकअप किया और तीनों बाहर आ गए। छवि ने सबसे अपना ख्याल रखने के लिए कहा और सब होटल आ गई। जब युवराज मीटिंग रूम से बाहर आए तब उन्होंने फोन चेक किया। शिप्रा का एक मैसेज पड़ा था। उन्होंने खोलकर देखा तो श्रद्धा को देखकर वो शौक के मारे गिरते गिरते बचे। वन साइड ऑफ शोल्डर लेदर ब्लैक कट स्लीप गाउन के साथ खुले बाल, स्मोकी आईज, हल्के से लिपस्टिक, एक हाथ में ब्लैक कलर की मेटल चूड़ियां और चेहरे पर घबराहट लिए वो पार्टी के लिए तैयार खड़ी थी। हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि आप इस लिबास में भी इतनी खूबसूरत लगती हैं। दिल कहता है कि आपको अपना बनाकर खुद के इतने करीब रख ले कि आपको एक नज़र देखने के लिए भी दुनिया तरस जाए। पूरी कयामत लग रही हैं आप। वो फोटो देखते हुए उससे बातें कर रहे थे कि उनका फ़ोन रिंग होने लगा। देखा तो संजय का फ़ोन था, तो उन्होंने फ़ोन उठाया। यूवी, कहाँ है तू? हम सब होटल में तेरा वेट कर रहे हैं, संजय थोड़ा तेज़ आवाज़ में बोला। पीछे से डीजे और म्यूजिक का शोर आ रहा था। हम एक ज़रूरी मीटिंग में थे, बस थोड़ी देर में पहुंचते हैं, कहते हुए वो पार्किंग की तरफ जाने लगे। आज के दिन भी मीटिंग? वो नाराज़गी से बोला। चीफ ने बुलाया था। चरण और प्रदीप से रिलेटेड कुछ कागजात पर साइन चाहिए थे उन्हें। उन्होंने कहा तो संजय बोला, ठीक है, इस बार बच गया तू, अब जल्दी आ, आधे घंटे में पहुंचते हैं। इतना कहकर उन्होंने फ़ोन रख दिया और ड्राइवर ने गाड़ी होटल की तरफ मोड़ दी। उन्होंने आंखें बंद की तो श्रद्धा का चेहरा घूम गया। ब्लैक ड्रेस में आज तो बिजलियां गिरा दी थी उसने। वो खुद से मुस्कुराते हुए बोले, आप किस लिबास में ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं, इसका अंदाज़ा लगाना नामुमकिन ही है। हर लिबास में आप पहले से ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। इख्तियार खो देते हैं हम अपने दिल के ऊपर से। म्यूजिक का शोरगुल, हाथों में ड्रिंक्स लिए सब लोग मस्त झूम रहे थे। युवराज जब अंदर आए तो हमारे बॉयज़ की नजरें तो उन पर फ्रीज हो गई, जो कि उन्हें गुस्से से घूर रही थी। संजय और अर्जुन ने एक दूसरे को कुछ इशारा किया और जाकर युवराज की गर्दन से लटक गए। उनके लटकने के कारण युवराज औंधे मुंह नीचे गिर पड़े और उसके ऊपर वो दोनों। उठो तुम दोनों, ये क्या पागलपन है, वो गुस्से से बोले। दक्ष हाथों में ड्रिंक का ग्लास लिए उनके सामने आया और हंसते हुए बोला, तेरे काम से इन्हें मतलब नहीं है। मतलब इन्हें सिर्फ इतनी सी बात से है कि तू पूरे 2 घंटे लेट है। वो दोनों युवराज के ऊपर चढ़े जा रहे थे। वो बोले, तुम दोनों उठ रहे हो या नहीं? नहीं, दोनों साथ में बोले। तो फिर ठीक है। रॉकी, युवराज ने जैसे ही आवाज़ दी, रॉकी गुरु उनके सामने आ गए। यस बिग बॉस, क्या ऑर्डर है? इन दोनों को हमारे ऊपर से उठाओ और मेक श्योर कि ये दोनों दोबारा होटल के अंदर एंट्री ना पाए। ओके बिग बॉस, कहकर रॉकी और गुरु ने उठाने लगे तो संजय चीखते हुए बोला, सालो, तुम मेरे दोस्त हो, तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए। सॉरी बॉस, लेकिन बिग बॉस का ऑर्डर मानना हमारा फर्ज है, रॉकी ने अफसोस भरे लहजे में कहा और उसे खड़ा किया। दोनों के हटने के बाद युवराज खड़े हुए और झाड़ते हुए अपने कपड़े ठीक करके बोले, शांति से पार्टी एंजॉय करो, ज़्यादा नौटंकी नहीं, समझे ना तुम दोनों? उन्होंने कहा और वहां से हटकर एक टेबल पर जाकर बैठ गए। उनके बैठते ही बाकी सब भी वहीं जमा हो गए। दक्ष ने युवराज के लिए ड्रिंक मंगवाई और उनके सामने रखते हुए बोला, आज तो एक पैक बनता है यार, हम ड्रिंक नहीं करते। वो तो हमें भी पता है, आस्था की वजह से कंट्रोल में है तू, वरना युवराज विला बार से कम नहीं लगता था। संजय उन्हें ताना मारते हुए बोला, चल अब ज़्यादा भाव मत खा, एक ग्लास से कुछ नहीं होगा, वैसे भी वाइन है। अर्जुन उनके सामने ग्लास रखकर बोला। खैर, सबके इतना कहने पर युवराज ने एक ग्लास हाथ में उठा लिया, लेकिन पिया नहीं, बस ग्लास हाथ में लिए उनकी बातें सुन रहे थे। गुरु रॉकी के बचपन के किस्से सुना रहा था तो संजय बैठा कॉलेज की पुरानी यादें ताज़ा कर रहा था। कभी रीटा के नाम से रॉकी को छेड़ा जाता तो कभी शिप्रा के नाम से अर्जुन को। कुल मिलाकर खाना पीना और ढेर सारी बातों के साथ वो सब खूब एंजॉय कर रहे थे। जब सबको धीरे धीरे चढ़ने लगी तो सब डांस फ्लोर पर पहुंच गए और शुरू हुआ डांस। कम बेइज्जती, कूद कर फुदक कर झूमते हुए वो नाच रहे थे। युवराज ने अब उन्हें देखते हुए हाथों में पकड़ी वाइन का एक घूंट पिया और टेस्ट करते ही समझ गए कि उनके तेजस्वी दोस्तों ने उन्हें वाइन के नाम पर विस्की पिला दी है। डांस फ्लोर पे तो धमाल मचा हुआ था। इधर सभी लड़कियों की बैचलर पार्टी चल रही थी। ऑफिस और एनजीओ स्टाफ की कई लड़कियों को बुलाया गया था।
इनके ड्रिंक के नाम पर मॉकटेल्स एंड कॉकटेल्स थी। रीटा केक के सामने खड़ी थी और बाकी सब उसके इर्द गिर्द खड़ी थी। उसे वुड बी ब्राइड का सैज पहनाया गया था। सर पर छोटा सा तियारा, हाथों में चाकू लिए वो केक के सामने खड़ी सबके साथ फोटोज खिंचवा रही थी। ओके, अब केक कट करो और देखना है ये है कि थिम्बल शेप का पीस किसके पास जाता है। शिप्रा पीछे से रीटा और मेघा के कंधे पर लटकते हुए बोली। तो श्रद्धा बोली, थिम्बल शेप ही क्यों? तो मेघा ने जवाब दिया, ऐसा माना जाता है कि जिसके पास इस शेप का पीस आता है नेक्स्ट उसकी शादी होती है। उसने श्रद्धा को समझाया और फिर रीटा से बोली, केक कट करना जल्दी। उसने कहा तो केक काटा और रत्ना, काजल और कोमल के साथ बाकी की लड़कियों ने हाथ में लिए पार्टी पॉपर्स पॉप किए। रीटा ने सबको केक खिलाया और सबने रीटा को, जिसके बाद केक बांटा गया और थिम्बल शेप का पीस श्रद्धा के पास आया। ओहो श्री, हम सबके बाद अगला तेरा नंबर है। चल बता, तो कैसी शादी करना पसंद करेगी, लव या अरेंज? शिप्रा मजाक में बोली, लेकिन श्रद्धा की आंखों में अलग सा दर्द उभर आया। वो कुछ बोलती उससे पहले ही मेघा आई और शिप्रा को खींचते हुए डांस फ्लोर पर ले गई। उनके जाते ही श्रद्धा होटल के गार्डन में आकर बैठ गई और कोई था जो उसे होटल के टेरेस से देख रहा था। वो खुद से बोली, क्यों हो रहा है हमारे साथ ऐसा मिस्टर राठौर? मैं मिस्टर मास्क की झलक दिखती है। उनकी आंखें कहती है कि वो हमारे मिस्टर मास्क हैं। और ये छोटे छोटे रिवाज, आखिर आप चाहते क्या हैं? दर्द देकर आपका मन नहीं भरा जो एक और दर्द देना चाहते हैं हमें? क्यों करते हैं आप ऐसा बप्पा, क्यों? युवराज उसे ऊपर से देखते हुए बोले, कुछ तो है जो आपको खाया जा रहा है, लेकिन क्या? ये सिर्फ आप बता सकती हैं और इस वक्त हम आपसे उस बारे में बात भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप इन खुशियों पर गम का साया भी नहीं पड़ने देना चाहते। आज युवराज विला से लेकर रीटा के घर तक सुबह से भाग दौड़ मची हुई थी। आज रॉकी और रीटा की शादी थी। रॉकी की तरफ से छवि गुरुओं और काकी रीटा की शादी का जोड़ा फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स और ढेर सारे गिफ्ट्स लेकर रीटा के घर पहुंचे। रिवाज के हिसाब से रीटा के जोड़े को पहले प्रीस्ट से ब्लेसिंग लेकर उस तक पहुंचाया गया। उसके बाद वो लोग वापस आ गए, जिसके बाद मॉर्निंग ब्लेसिंग सेरेमनी शुरू हुई। पहले रीटा को तैयार किया गया, उसके बाद उस धोती चोलुका की रस्म के तहत दोनों के घर पर प्रेयर हुई और सब बड़ों का आशीर्वाद लेकर वो चर्च के लिए निकले। रीटा के घर पर रॉकी की तरफ से गाड़ी भिजवाई और साथ में उनका बेस्ट मैन जो कि युवराज खुद बने थे। रीटा, एंथनी एंड श्रद्धा जो कि आज मेड ऑफ ऑनर थी। तीनों गाड़ी में बैठे और चर्च के लिए निकले। व्हाइट कलर की फ्लोरल प्रिंट वाली साड़ी, कमर पर क्लॉथ बेल्ट, कानों में बड़े बड़े झुमके, माथे पर बड़ा सा मांग टीका, हाथों में चूड़ियां और हल्के से मेकअप के साथ युवराज की धड़कनें बढ़ा दी थी उसने। तो युवराज ने भी व्हाइट शर्ट और ब्लैक फॉर्मल कोट के साथ श्रद्धा की नज़रें खुद पर ठहरा ली थी। खैर, थोड़ी देर बाद गाड़ी चर्च पहुंची। युवराज और एंथनी गाड़ी से बाहर आए और आस्था भागते हुए उनके पास आ गई। व्हाइट और येलो कलर के गाउन में युवराज की प्रिंसेस आज सच में प्रिंसेस लग रही थी। थोड़ी दूर पर रॉकी ब्लैक टैक्सीडो में बॉयज के साथ खड़ा रीटा का इंतजार कर रहा था। हियर कम्स द ब्राइड अनाउंसमेंट हुई। ड्राइवर ने दरवाज़ा खोला। रीटा के साथ श्रद्धा बाहर आई। रीटा के बाहर आते ही वहाँ खड़े म्यूजिशियंस ने वायलिन और मार्थगन बजाने शुरू कर दिए। सभी गर्ल्स आज ब्राइड पेंट थी। वो आकर रीटा और श्रद्धा के पीछे खड़ी हो गई। एंथनी ने रीटा का हाथ पकड़ा और रॉकी की तरफ बढ़ने लगा। आस्था फ्लावर गर्ल थी जो आगे आगे चलते हुए अपने बास्केट से फ्लावर नीचे बिखेरने लगी। व्हाइट वेडिंग गाउन में, हाथों में बुके पकड़े हुए, पूरा चेहरा व्हील से ढके, नसरें नीचे किए वो रॉकी की तरफ बढ़ रही थी। कोरस ने गाना शुरू किया। एंथनी ने उसका हाथ रॉकी के हाथ में थमा दिया। रॉकी ने हल्के से उसकी हथेली पर किस किया और वो दोनों साथ में चर्च के अंदर बढ़ने लगे। बाकी सब भी उनके साथ अंदर आ गए। चर्च में आए सभी मेहमान अपनी जगह से खड़े होकर कोरस के साथ गाने लगे और वो दोनों एक दूसरे का हाथ थामे प्रीस्ट के सामने आ गए जो जीसस की हैंगिंग के सामने खड़े थे। सभी अपनी अपनी जगह पर बैठे। युवराज रॉकी के बगल में खड़े हो गए और श्रद्धा रीटा के बगल में। प्रीस्ट ने अब बोलना शुरू किया और दोनों सर झुकाए उनकी बातें सुनने लगे। इसके बाद बाइबल की रीडिंग पार्ट शुरू हुई और प्रीस्ट दोनों को एक एक बात समझाने लगे। उन दोनों के साथ साथ बाकी सब भी उनकी बातें ध्यान से सुन रहे थे। उन्होंने बाइबल पूरी की और अब बारी थी वोज की, यानी वादों की।
रॉकी ने उसका राइट हैंड सीधा हाथ पकड़ा और बोलना शुरू किया। वो सर झुकाए बस सुनती रही। इसी तरह रीटा ने बोला, रॉकी ने सुना। दोनों ने ताउम्र एक साथ निभाने का वादा किया और इसके बाद कुछ रस्में और हुई। फिर दोनों ने जीसस के सामने कैंडल जलाई। श्रद्धा ने रीटा को अंगूठी थमाई जिसे उसने रॉकी को पहना दिया। उसके बाद युवराज ने रॉकी को अंगूठी थमाई जिसे उसने रीटा को पहना दिया। उसके बाद दोनों ने मैरिज रजिस्टर पर साइन किए। दोनों सबकी तरफ मुखातिब हुए और सब खड़े होकर तालियां बजाने लगे। रीटा के मम्मी पापा की आंखों में आज खुशी के आंसू थे। अब चर्च की लास्ट रस्म निभाते हुए सभी गेस्ट, हमारी पूरी मंडली और प्रीस्ट ने और फादर गाना शुरू किया। बुके टॉस हुआ। रीटा ने अपना बुके पीछे की तरफ करके उछाला। माना जाता है कि बुके जिसके पास जाता है अगली शादी उसी की होती है। वो बुके सीधे जाकर श्रद्धा के सिर से टकराया और उसके हाथ में आ गया। जहाँ सबने खुशी से तालियां बजाई तो वहीं श्रद्धा की आंखों में नमी आ गई, जिसने उसने तुरंत छुपाने की कोशिश की, लेकिन युवराज की नजरों से नहीं छुपा पाई। अब सब लोग बाहर आए और इंडियन क्रिश्चियन रस्म के बाद फोटो सेशन हुआ, जिसमें रीटा और रॉकी की फोटोज खींची गई। उसके बाद सभी दोस्तों के साथ, ब्राइडमेड के साथ, फैमिली के साथ कुछ प्यारे प्यारे लम्हे तस्वीरों में हमेशा के लिए कैद हो गए, उन सबके पास यादें बनकर। बैंकेट हॉल में सभी पहुंच चुके थे। रॉकेट रीटा रॉकी का रिसेप्शन बहुत धूमधाम से ऑर्गेनाइज किया गया था। श्रद्धा युवराज को छोड़कर बाकी सब कपड़े चेंज करके आ गए थे, क्योंकि उनके अलावा बाकी सब ने एक जैसे ही कपड़े पहन रखे थे। मिल्क सेरेमनी और फोटो सेशन के बाद संजय अपनी शैंपेन का ग्लास हल्के से क्लिंक करते हुए खड़ा हुआ और सबसे बोला, आज मेरे खास दोस्तों में से एक की शादी हो गई, ब्यूटीफुल सी वाइफ मिल गई। आज हम सब दोनों से रिलेटेड कोई याद शेयर करेंगे तो कोई परफॉर्मेंस। आखिर आज मेरे यार की शादी है। संजय ने कहा तो सबने तालियां बजाई और उसके बाद सभी ने दोनों के लिए कुछ ना कुछ कहा। किसी ने गाना गाया तो किसी ने पुरानी यादें ताज़ा की। आस्था ने दोनों को प्यारा सा हैंडमेड कार्ड गिफ्ट किया। अब आखिरी बारी युवराज की थी। उनके हाथ में माइक आया तो वो अपनी जगह से खड़े हो गए और एक हाथ पैंट की जेब में डालकर पूरे एरिया में घूमते हुए जो उनके दिल में अपने दोस्तों के लिए था वो बोलने लगे। आखिर ऐसा कम ही होता था जब युवराज अपना हाल दिल बयां करे। वैसे तो आप सब हमें द ग्रेट बिजनेसमैन या फिर मुंबई पर बादशाहत करने वाले युवराज सिंह राठौर के नाम से जानते हैं, लेकिन आज हम आपको बताते हैं कि हम सिर्फ युवराज से तो युवराज सिंह राठौर बने कैसे। हमें तो युवराज सिंह राठौर बनाया इन दोस्तों ने। इनमें से एक की आज शादी हो गई और बाकियों की 15 दिनों बाद है, जिसमें आप सब पहले से ही इनवाइटेड हैं। पहले ही बता दे रहे हैं, फिर मत कहिएगा कि युवराज सिंह राठौर ने इनविटेशन नहीं दिया, इसलिए हम लोग उसके दोस्तों की शादी में नहीं आए। उन्होंने कुछ इस तरह कहा कि सब हंस दिए। बहुत खुश हैं, वजह है हमारे दोस्त, हमारा परिवार। और आज रीटा फर्नांडिस ऑफिशियली और हमाशा हमेशा के लिए हमारे परिवार का हिस्सा बन गई हैं। देखो ना दोस्तों, सालों बीत गए, लगता है जैसे कल की ही बात है जब एक छोटा सा जिद्दी सा लड़का आकर हमसे लड़ता था, और आज वही हमारे दिल के सबसे करीब, हमारा सबसे खास दोस्त है। उसकी दोस्ती कुछ ऐसी थी कि अपनी खुशियाँ सामने होते हुए भी हमारी खातिर उससे दूर रहा। हाँ, वो हमारे सभी दोस्तों में हमारे सबसे ज़्यादा करीब हैं, क्योंकि वो लड़ता भी हक से है और कंधे पर सर रखकर रोता भी हक से है। उन्होंने कहा तो संजय की आंखें नम हो गईं। देखो ना दोस्तों, सालों बीत गए, एक शांत सा लड़का हमारी जिंदगी में आया था। वो हमेशा चुप चुप सा रहता था, ना जाने क्यों वो दुनिया से डरता था। अब उसको निडर बनाना था, क्योंकि उसे अपना यार जो बनाया था। थोड़ी सी मेहनत हमारे खास दोस्त की थी और थोड़ी सी हमारी। वो शांत सा लड़का बन गया हमारे खास से सिंड्रेला प्यारी। आज भले ही वो दुनिया के लिए बहुत बड़ा नाम है, लेकिन हमारे लिए तो वो हमेशा रहेगा वो शांत सा, भोला सा, प्यारा सा इंसान। उन्होंने कहा तो अर्जुन नमा के लिए मुस्कुरा दिया। देखो ना दोस्तों, सालों बीत गए, एक प्यारी सी लड़की आई थी हमारी जिंदगी में। हमें भाई कहकर बुलाती थी और हमारे नाम से सबको खूब चिढ़ाती थी। वो मासूम से चंचल सी लड़की आज हमारे दोस्त की जान शिप्रा है, जिसका नाम दोस्तों के लिए हर पल कुछ भी करने के लिए तैयार रहती है। ये तो है हमारा छोटा सा परिवार। उनकी बातें सुनकर शिप्रा आकर युवराज के गले लग गई। युवराज ने उसे खुद से अलग किया और आंखों में आई नमी पोंछते हुए नाम में सर हिला दिया। देखो ना यारो, सालों बीत गए,
आज जो मेरा जिगरी यार बना बैठा है, एक ज़माने में मुझसे दुश्मनी खूब निभाता था। थी उसकी एक छोटी सी वजह, मैं पढ़ाई में उससे ज़्यादा अव्वल जो आता था। हुई दोस्ती उससे उन कॉलेज के आखिरी सालों में, जो कुछ इस तरह गहरा गई कि आज उसके बिना मेरा कोई काम नहीं होता। उसके बिना मेरा परिवार अधूरा सा होता है। उन्होंने कहा तो मेघा के साथ बैठा दक्ष मुस्कुरा दिया। सुनो यारो, अब जरा बात उसकी कर ली जाए जिसकी आज शादी है। और कुछ यूं था कि हम आए थे देखने समुद्र के किनारे, लेकिन वहां मिल गए हमें गुरु और रोकी बेचारे। हाँ भाई बेचारे, जब इन्होंने हमें अपनी कहानी सुनाई, उसी वक्त इन्होंने हमारे दिल और जिंदगी में अपनी जगह बनाई। दोस्त है मेरे, बिग बॉस कहती है मुझे, और इसी अल्फाज में इनके सारे जज्बात मेरे सामने आ जाते हैं। ये दोनों ही पहले थे जिन्होंने हमें बॉस कहा था। इनकी बातें हमें हंसाती थी, कोई हो या ना हो, ये हमेशा मेरी तन्हाई का साथ बनने इनके सारी यारी टपक जाती थी, और तन्हाई दोनों को भगाने को कहकर खुद ही भाग जाती थी। यारो देखो ना, कितने साल बीत गए, आज मेरा यार भाभी के प्यार में हो गया है गिरफ्तार। अब ये गिरफ्तारी तो जिंदगी भर की है, लेकिन एक वादा करो मुझसे कि कभी भी किसी भी हाल में भाभी का साथ नहीं छोड़ोगे। और भाभी, उन्होंने आवाज लगाई तो रीटा ने उनकी तरफ देखा। और कभी भाभी की आंखों में आंसू नहीं आने दोगी, वरना अभी भी पुरानी हॉकी स्टिक और क्रिकेट का बैट संभाल कर रखा है। एक आंसू के बदले एक हड्डी टूटेगी, सही है ना भाभी? उन्होंने कहा तो सब हंसने लगे, और रीटा ने बस सर हिला दिया। यारो देखो ना, कितने साल बीत गए, हम इतने छोटे से इतने बड़े हो गए। कभी कभी लगता है काश हम फिर उस वक्त पे लौट पाते, फिर एक बार दोस्तों के वो खास पल जी पाते जहाँ दोस्ती की मस्ती भी थी और उन्हीं में यारी भी। याराना तो ताउम्र निपटा रहेगा, यूं ही वक्त चलता रहेगा, लेकिन कुछ रह जाएगा तो वो हैं ये यादें, जो सबको फिर एक बार हमारे दोस्ती का एहसास करवा दी जाएंगी। देखो ना दोस्तों, सालों बीत गए, लेकिन आज भी हमारे दोस्ती के रंग वही हैं। बेरंग सी हमारी जिंदगी में तुम सबसे खुशियों के रंग हैं। इतना कहकर वो चुप हो गए। आंखों में नमी आ गई युवराज की। संजय, अर्जुन, शिप्रा, दक्ष, गुरु और रोकी आकर उनके गले से लग गए। सब नम आंखों से खड़े होकर तालियां बजाने लगे। श्रद्धा के दिल में सिर्फ एक ही बात आ रही थी कि युवराज ही उसके मिस्टर मास्क है, लेकिन दिमाग की दलीलों के कारण वो इस बात को नकार रही थी। वो आंखों में आंसू लिए उनके गले लगे सभी दोस्तों को देख रही थी। रुला दिया तूने यार, संजय उनसे अलग होते हुए बोला। और नहीं तो क्या, देख एसपी की आंखों में आंसू आ गए, पब्लिक देखेगी तो क्या सोचेगी? दक्ष हल्के से मुस्कुरा कर बोला। युवराज उसके कंधे पर मारते हुए बोला, तब तो पिटता हुआ देखने में पब्लिक को और मजा आएगा ना? नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था, तो दांत दिखाते हुए बोला, और सब हंसने लगे। इसके बाद फिर नाच गाने का प्रोग्राम चला। युवराज और श्रद्धा शांति से अपने अपनी टेबल पर बैठे सबको डांस करता हुआ देख रहे थे, लेकिन हमारी मंडली को इनकी शांति कहाँ बर्दाश्त होती है। संजय ने अर्जुन और दक्ष को इशारा किया और दोनों खींचकर स्टेज पर ले आए और एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया। अब इतने लोगों के सामने दोनों में से कोई मना नहीं कर सकता था, इसलिए श्रद्धा ने चुपचाप युवराज की हथेली थामी और डांस करने लगे, और बाकी सब ने एक दूसरे को विक्ट्री स्माइल दे दी। आज उसने युवराज से नजरें नहीं मिलाई, और उसकी सदा पर युवराज मंद मंद मुस्कुरा दिए। श्रद्धा ने स्टेप लेते हुए एक नज़र सबके ऊपर डाली, फिर युवराज से पूछा, आप सच में सबसे इतना प्यार करते हैं? नहीं, शायद इससे भी ज़्यादा। आपकी ज़िंदगी में कोई ख़ास है? क्या मतलब? मतलब ये कि कोई ख़ास मतलब क्या? श्रद्धा उससे परेशान होते हुए बोली। मतलब आप समझ रहे हैं मिस्टर राठौर? वो नजरें नीचे किए दांतों से अपने होंठ भींचते हुए बोली, कोई खास? हाँ। कहते हुए उन्होंने श्रद्धा को रोल किया और पीछे से उसकी कमर पर दोनों बाल लपेटते हुए डांस करते हुए बोले, है कोई बेहद खास, वो जिंदगी है हमारी, उसके बिना एक पल जीना भी हमें गवारा नहीं है। कौन है वो? श्रद्धा ने बेचैनी से पूछा। बता दें? उन्होंने धीमी आवाज में उसके कान में कहा। बता दीजिए, हमारी आस्था बेटी, उसने खास हमारी जिंदगी में कोई भी नहीं। उन्होंने कहा तो श्रद्धा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, जिसे युवराज ने महसूस कर लिया। रुकिए आस्था, रुकिए, अरे रुकिए तो सही। नो पापा, आप हमें पकड़ कर दिखाइए। बेटा हम थक गए हैं, प्लीज रुक जाइए। नो पापा, इस पर कोई बहाना नहीं, आप हर बार चीटिंग करते हैं। युवराज आस्था के पीछे पीछे बीच पर भाग रहे थे। दोनों पकड़ा पकड़ी खेल रहे थे। पिछले कुछ दिनों से युवराज को उसके साथ वक्त बिताने का मौका नहीं मिला था।
तो उसी की कसर पूरी कर रहे थे। श्रद्धा थोड़ी दूर पर खड़ी दोनों को देख रही थी। हम बस इतना ही चाहते हैं कि मिस्टर राठौड़ और हमारी बच्ची के चेहरे की मुस्कुराहट कभी कम ना हो। इनका साथ हमेशा यूं ही बना रहे। दोनों की जान बसती है एक दूसरे में, उसने खुद से कहा। इधर युवराज ने आस्था को पकड़ लिया और गोद में उठाकर गोल गोल घुमाने लगी। आस्था ने दोनों हाथ खुले छोड़ दिए और खिलखिलाने लगी। उसकी यह हंसी शांत से बीच पर गूंज सी रही थी। इन खुशियों के लिए बहुत इंतजार किया था सबने, जो आज सबके हिस्से में आई थी। आज मैं 10 दिन के लिए केस के सिलसिले में बाहर जा रहा हूँ, तो मेरी तरफ से जो भी तैयारियां हो वो तू करवा देना प्लीज। दक्ष ने फोन पर युवराज से कहा। युवराज जो सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे बोले, ठीक है हम करवा देंगे। और आप छुट्टी के लिए अप्लाई क्यों नहीं कर देते, आखिर आपकी ही शादी है। छुट्टी अभी नहीं ले सकता, अगले महीने काजल की भी शादी है, और फिर मैंने हम दोनों मेघा दक्ष के लिए कुछ सोचा है, इसीलिए अभी छुट्टी नहीं ले रहा। ये भी ठीक है। अच्छा अपना ख्याल रखना और टाइम पर वापस आ जाना। याद है ना, पूरे रस्मों रिवाज के साथ शादी करेगा तभी दुल्हन मिलेगी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा तो दक्ष ने हंसते हुए कहकर फोन रख दिया। काका और आस्था कहाँ हैं? युवराज ने राजू से सवाल किया। काका और आस्था बिटिया पवन साहब के घर गए हैं। हमारा नाश्ता लगा दो, आज वैसे ही लेट हो गया है, युवराज ने अपनी कुर्सी पर बैठते हुए कहा। राजू ने नाश्ता सर्व किया और जैसे ही पहला निवाला मुंह में डाला खुद से बोले, श्रद्धा ने भेजा है हमारे लिए। वो अकेले बैठकर नाश्ता करने लगी और फिर ऑफिस के लिए निकल गए। ऑफिस पहुंचकर उन्होंने देखा कि अर्जुन, संजय और गुरु पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे। उनके आते ही संजय ने सवाल दागा, कहाँ था तू इतनी देर? पता है ना आज कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। मैं भी टाइम पर आ गया आज तो, और तू सबसे पहले आने वाला इंसान लेट हो गया। कहाँ था तू, सच सच बता। युवराज अपनी चेयर पर बैठते हुए बोले, किसी का उससे सफर में पीछा कर रहे थे, और जब वो सही सलामत अपनी मंजिल तक पहुंच गई तो हम भी अपनी मंजिल पर आ गए। तू श्रद्धा का पीछा कर रहा था, लेकिन क्यों? अर्जुन ने सवाल किया। अभी भी सवाल पूछेंगे, बड़े ही तेजस्वी लोग हैं। बिग बॉस के गुस्से से दोनों को बचाना बप्पा, गुरु ने मन ही मन प्रार्थना की। उन्होंने अभी ड्राइविंग सीखनी स्टार्ट की है, उनके सेफ्टी का ख्याल रखना हमारा फर्ज है। समझ गए ना दोनों, या फिर दूसरे तरीके से समझाना? वो हल्की नाराजगी से बोले, नहीं नहीं, दूसरे तरीके की जरूरत नहीं है, हम समझ गए। समझ गए ना, संजय कहते हुए अर्जुन ने संजय को घूरा तो उसने हाँ में सर हिला दिया। ठीक है फिर, हम मीटिंग रूम में जा रहे हैं, अपना अपना सामान और फाइल्स लेकर पहुंचे। इतना कहकर वो उठकर चले गए। पहले तो कैबिन में पकड़ा पकड़ी शुरू हुई, क्योंकि युवराज को छेड़ने का आइडिया संजय का ही था, तो सजा तो मिलना तो जरूरी था। थोड़ी देर बाद तीनों मीटिंग रूम में पहुंचे, जहां युवराज, रॉकी और अपने असिस्टेंट सर्च के साथ बैठी फाइल डिस्कस कर रहे थे। वो लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। कुछ देर सेकंड पार्टी के लोग आ गए और मीटिंग शुरू हुई। सेकंड पार्टी ने अपना आइडिया युवराज और उनकी टीम के सामने रखा। सभी एक्सपर्ट्स को देखने के बाद युवराज ने उन्हें अगले दिन बताने की बात कही, जिसका सिर्फ एक ही मतलब था कि उन दोनों को इन्वेस्टमेंट सही नहीं मिलने वाली थी। उनके जाने के बाद कुछ कंपनी और लीगल मीटिंग्स हुई, जिसमें शाम हो गई। इधर श्रद्धा एनजीओ के गार्डन में बैठी किसी सोच पे गुम थी। तब मिमिका हाथों में कॉफी मग्स लिए उसके पास आई और उसकी तरफ कॉफी बढ़ाते हुए बोली, बात तुम्हें परेशान कर रही है तो उसे शेयर करो, शायद सोल्यूशन मिल जाए। नहीं मीका, हमारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलना मुमकिन नहीं है। वो खाली आंखों से गार्डन में उगी घास को देखते हुए बोली, क्यों श्री, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है? अपने अतीत और वर्तमान से जूझ रहे हैं, हर पल बिखर रहे हैं, आगे बढ़कर सब भूलना चाहते हैं लेकिन भूल नहीं पा रहे हैं। और वो कहते कहते वो रुक गई। उसे ध्यान आया कि वो क्या कहने जा रही थी। वो क्या श्री? मेघा ने पूछा। कुछ नहीं मेघा, बस जंग छिड़ी हुई है दिल और दिमाग में, जिससे हम समझ नहीं पा रहे कि किसकी सुने। वो अपना सर उसके कंधे पर रखते हुए बोली, मेरी मान तो अपने दिल की सुन श्री, क्योंकि दिल से लिया गया फैसला कभी गलत नहीं होता, हर उलझन सुलझा देता है दिल। मेघा उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, क्या कर रही है काकी? शिप्रा ने कोर्ट से आकर काकी से पूछा। बांध रही हूँ। क्यों काकी, मुझे कहाँ जाना है? अरे तेरी शादी है 15 दिन बाद, फिर हफ्ते भर के बाद रस्में शुरू हो जाएंगी, तो दूल्हा दुल्हन एक दूसरे से नहीं मिल सकते। तो तू छवि के घर जा रही है अभी। उन्होंने सूट के शिप्रा के हाथ में थमा दिया। अरे काकी, कपड़े तो बदलने दो, इतनी भी क्या जल्दी है भगाने की? तू अभी निकल, वरना वो आ गया ना, तुझे जाने नहीं देगा, समझी ना? उन्होंने उसे बाहर धक्का देते हुए कहा। उसके सूटकेस लिया और राज हाउस आ गई, जहाँ हॉल में छवि, कोमल, रत्ना, रीटा शादी के कपड़ों का कैटलॉग देख रही थी। उसे देखते ही छवि बोली, अरे शिप्रा आ गई तू, जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं नाश्ता बनाती हूँ तुम्हारे लिए। जी भाभी माँ, उसने कहा और अपना सूटकेस लेकर ऊपर रूम में आ गई।
श्री, घर चले, देर हो रही है, मेघा श्रद्धा के कैबिन में आते हुए बोली। बस 10 मिनट मेघा, ये डांस के लिए सॉन्ग्स फाइनल कर दे, फिर हमें बच्चों के साथ प्रैक्टिस शुरू करनी है और वक्त भी बहुत कम है इवेंट के लिए। वो जल्दी जल्दी कीबोर्ड पर टाइप करते हुए बोली। तो खुद प्रैक्टिस करवाएगी, तेरे पास इतना टाइम है? वो उसकी तरफ देखते हुए बोली। हाँ, थोड़ा सा वक्त निकाल लेंगे। और तुम्हें पता ही है हमें क्लासिकल डांस कितना पसंद है। कहते हुए उसने लैपटॉप बंद कर दिया। हाँ पता है, तुम पहली थी जिससे मैं डांस में हारी थी, वरना आज तक मुझसे कोई नहीं जीता, कहकर वो हंसने लगी। दोनों बाहर आई और गाड़ी राज हाउस की तरफ चल पड़ी। रात के डिनर के बाद श्रद्धा छत पर बैठी थी और वो अपने छत पर खड़े उसे ही देख रही थी। जिस दिन से वो राज हाउस में रह रही थी, उस दिन से रोज रात वो छत पर आकर खामोशी से आसमान के चांद को निहारती और युवराज अपने चांद को। लेकिन वो अपनी उलझनों में इस कदर खोई रहती कि उसे एहसास ही नहीं होता कि किसी की नजरें उसके ऊपर ही हैं। अब तो उसने नजरें मिलाने में भी डर लगता था। हर बार उनकी आंखें यही एहसास करवाती कि वो हमारे मिस्टर मास्क हैं, लेकिन हम अपनी मजबूरियों के चलते उनसे पूछ नहीं पाते और वो पता नहीं क्यों खुद कभी जाहिर नहीं होने देते। क्यों हमें ऐसी उम्मीदें दे रहे हैं, ऐसे सपने दिखा रहे हैं जिनका कोई वजूद नहीं है और ना ही बन सकता है। आप नजरें मिलाने से कतराती हैं क्योंकि डरती हैं कि कहीं आपके दिल की बात सच ना हो जाए। कुछ छुपाती हैं अपनी झुकी पलकों से, हमसे सवाल नहीं करती, ना हमें बात करने का मौका देती हैं। आखिर क्यों करती हैं आप ऐसा? क्यों दूर भागती हैं हमसे? अब खुशी आई थी इतनी सबकी झोली में कि वक्त तो मानो दो ही नहीं 12 पंख लगाकर उड़ गया। जोरों शोरों से तीनों जोड़ों की शादी की तैयारियां शुरू हुई। संजय और अर्जुन का रत्ना और शिप्रा से मिलना सख्त बना था। बाकी दक्ष तो पहले ही बाहर गया हुआ था। घरों की सजावट इतनी खूबसूरत थी कि देखने वाले की नजरें तो घर की सजावट पर ही टिक जाती थी। हर काम की सुपरवाइजर थी श्रद्धा और सबकी मदद कर रहे थे शैंकी, रीटा, कोमल, काजल और महक। शॉपिंग से लेकर डेकोरेशन, कैटरिंग से लेकर पार्लर बुकिंग तक सब काम इन्हीं 6 लोगों ने संभाल रखे थे। वल्लभ जी, सुभाष जी और विपिन जी का काम था बस उनके लिए किए गए खर्चे की पेमेंट करना। मतलब ये कह सकती है कि ये 6 लोग वर्कर्स के साथ मिलकर काम करवा रहे थे और बाकी सब अपना अपना ऑफिस का काम निपटा रहे थे। श्रद्धा को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ 1 महीना बीत गया था और इस 1 महीने में उसने एक बार भी युवराज विला में कदम नहीं रखा और ना ही युवराज से कोई खास बातचीत की। वो खुद को युवराज से दूर रखती थी, जो युवराज समझ रहे थे, लेकिन अपनी वजह से किसी को भी परेशान नहीं करना चाहती थी। इसलिए सबकी शादी के बाद उन्होंने श्रद्धा से सवाल करना सही समझा। देखते ही देखते कब 10 दिन बीत गए किसी को पता ही नहीं चला। दक्ष भी वापस आ गया और सब कुछ देखते हुए उसने 5 दिन की छुट्टी ले ली। कल से शादी की रस्में शुरू होने वाली थी और आज सारे दोस्त एक साथ गार्डन में आग जलाकर बैठे पुरानी यादें ताज़ा कर रहे थे। कभी हंसते, कभी मुस्कुराते, कभी कोई किस्सा सुनाते तो कभी संजय उन्हें नाच कर दिखाता। युवराज इन खुशियों से भरे लम्हों को अपनी आंखों में हमेशा के लिए बसा लेना चाहते थे। आखिर इन लम्हों को देखने के लिए युवराज ने सालों इंतजार जो किया था। इधर लड़कियों की महफिल श्रद्धा के कमरे में जमी थी, जहाँ सब कंबल में बैठी पुरानी यादें ताज़ा कर रही थी। आखिर ऐसा वक्त बार बार थोड़ी ना आता है। मेघा आज सबको अपने कॉलेज के कारनामों के बारे में बता रही थी कि कैसे उसके जिद की वजह से कॉलेज की हर लड़की युवराज से दूर रहती थी। सब उससे इतना डरती थी कि कोई युवराज के आसपास नहीं मंडराती थी और इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता था कि वो युवराज के गुस्से से बच जाती थी। कुछ शिप्रा के कारनामे थे तो रत्ता ने भी कुछ खूबसूरत यादें सबके साथ बांटी। कोमल और रीटा कहाँ पीछे रहने वाली थी। उन्होंने गुरु और रोगी के ऐसे ऐसे किस्से सुनाए कि सब हंस हंस का लोटपोट हो गए। श्रद्धा बस गोद में सोती हुई आस्था के सर पर हाथ फेरते हुए उनकी बातें सुनकर मुस्कुरा रही थी और इन बेहिसाब और लाख दुआओं के बाद मिली खुशियों को अपने जहन में हमेशा के लिए बसा रही थी। अगले दिन केलवन के साथ दोनों तरफ शादी की रस्में पूरे धूमधाम से शुरू हुई। अगले दिन शिप्रा को अर्जुन के नाम की हल्दी लगी, रत्ना को संजय के नाम की और मेघा को दक्ष के नाम की। साथ ही हल्दी की होली जो सबने मिलकर खेली, उसमें सबके साथ हल्दी से नहा गए। अगली रस्म मेहंदी थी, जिसमें तीनों को अपने प्रियवर के नाम की मेहंदी लगी। श्रद्धा तो अपनी तीनों दोस्तों की खुशी में खूब नाची। जो खुशियां सालों पहले छीन गई थी वो वापस आ गई थी और वो भी हमेशा के लिए। तन पर हल्दी लग चुकी थी, हाथ में हल्दी मेहंदी रच चुकी थी। कल तीनों की शादी थी और एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही थी उनके साथ जिनसे वो मोहब्बत करती थी। रोज की तरह वो आज भी छत पर खड़ी थी। चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ था और युवराज के चेहरे पर उसे देखते हुए सुकून भरी मुस्कुराहट आ गई थी। आज पहले बादल बरसने के इरादे से आए थे। कुछ पल बाद
बातों से एक बूंद आकर श्रद्धा के चेहरे पर पड़ी और धीरे धीरे फुहारें पड़ने लगी। ठंड के कारण वो फुहारें और हवा दोनों ही ठंडी थी, लेकिन इन दोनों की मोहब्बत तो कहाँ बारिश ही थी। आखिर इसी बारिश की वजह से ही तो इनकी मोहब्बत की भीगी हुई सी दास्तां थी। वो अपनी बाहें फैलाए अपने पायलों से युवराज के दिल की धड़कनों का शोर बढ़ाते हुए फिर एक बार बारिश में भीगते हुए नाचने लगी और वो भीगते हुए चेहरे पर मुस्कुराहट से देखते रहे। वो तो बकरा हलाल होने के लिए तैयार है, देखो तो कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई। रॉकी ने संजय को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, ओए ज्यादा मत बोल, बता रहा हूँ एक तो वैसे ही हालत खराब हुई पड़ी है और तू है कि पीछे पड़ा है। संजय उसे टपटते हुए बोला। इस वक्त दक्ष, अर्जुन और संजय तीनों को केशव और गुरु तैयार कर रहे थे। है कि दुल्हे को बहन का पति तैयार करता है। केशव काजल का मंगेतर था और गुरु कोमल तो दोनों ये रस्म निभा रहे थे, क्योंकि दोनों को ही तीनों अपनी बहन मानते थे। क्यों भाई, आज तो आपकी शादी है जिसकी आपने सपनों में भी सपने देखे हैं, फिर क्या हुआ? युवराज ने अंदर आते हुए कहा। भाई नर्वस हो रही है, संजय अपनी शेरवानी ठीक करते हुए बोला। तुम्हें और नर्वसनेस? मैं सही सुन रहा हूँ ना बॉस, या मेरे कान खराब हो गए हैं? रोकी अपने कान खींचकर बोला, जैसे उसे संजय की बात पर रत्ती भर भी भरोसा ना हो। उसे यूं करते देख युवराज, गुरु, केशव हंसने लगे। संजय सही कह रहा है, आज तो मुझे भी नर्वसनेस हो रही है। दक्ष बोला तो युवराज उसे पेशवाई पगड़ी पहनाते हुए बोला, समझते हैं आपकी नर्वसनेस को, इसीलिए ही तो रॉकी से आप सबका ध्यान भटकाने के लिए कहा है। केशव ने उन्हें दूसरे पगड़ी थमाई तो युवराज अर्जुन के सामने आकर उसे पगड़ी पहनाते हुए बोले, ये भी समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप दोनों, अर्जुन और दक्ष को इस बात का डर भी है कि आप उन दोनों को सारी खुशियां दे पाओगे या नहीं, उनकी उम्मीदों पर खरे उतर पाओगे या नहीं। अर्जुन को पगड़ी पहनाकर वो आगे बढ़े और संजय को पगड़ी पहनाते हुए बोले, और हम ये भी जानते हैं कि आज आपको अंकल और आंटी की बहुत याद आ रही है, और साथ में माँ की भी, सिर्फ आंटी नहीं अंकल की भी। संजय उन्हें टोकते हुए बोला, समझ गए बाबा, और इसीलिए आज हम इतने नर्वस है। सही कहा ना हमने। उन्होंने पगड़ी पहनाकर उसकी तरफ देखा तो संजय उनके गले से लग गया। उसकी आंखों में नमी आ गई। दक्ष और अर्जुन भी आकर दोनों के गले लग गए। तभी काजल, रीटा और कोमल के साथ अंदर आई और वो दक्ष को देखकर बोली, भाई आप ऐसे रोते हुए अच्छे नहीं लगती। याद है ना आई क्या कहती थी? वो कहती थी कि दक्ष तुम्हारी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। उसकी बात सुनकर सब एक दूसरे से अलग हुए और दक्ष काजल के गले से लग गया। मुझे पता है भाई की आपको आई बाबा की बहुत याद आ रही है, इसीलिए मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ। इतना कहकर वो दक्ष से अलग हुई और अपने साथ लाए हुए छोटे से बॉक्स में से ब्रॉच निकालकर दक्ष की शेरवानी पर लगाने लगी। वो उस ब्रॉच को देखकर बोला, ये तो बाबा का है ना? हाँ ये बाबा का ही है, उन्होंने मुझे दिया था आपकी शादी के दिन आपको पहनाने के लिए। कहते हुए उसने ब्रॉच लगाया और उसके साथ उसके माथे पर मुंडवालिया बांध दिया। युवराज ने उसे पेशवाई तलवार थमाई और वाइट शेरवानी, गले में मोतियों का हार, कंधों से लेकर हाथों में शाही तरीके से सेट किया हुआ दुपट्टा, सर पर पेशवाई पगड़ी जिसके ऊपर मोतियों की लड़ी लटक रही थी, और माथे पर बांधे मुंडवालिया के साथ एसपी साहब तैयार थे। अब कोमल ने संजय के माथे पर मुंडवालिया बांधा। क्रीम और स्काई ब्लू कलर की कढ़ाई की हुई शेरवानी, कंधे पर से क्रीम दुपट्टा, गले में लाल और सफ़ेद मोतियों की माला, सर पर पेशवाई पगड़ी, माथे पर बना मुंडवालिया। युवराज ने उसे भी पेशवाई तलवार थमाई और संजय बाबू अपने रत्ना मैडम की बारात लेकर जाने के लिए एकदम तैयार। अर्जुन के माथे पर भी कोमल ने मुंडवालिया बांधा, गुलाबी रंग की शेरवानी जिस पर सुनहरे रंग की पेशवाई कढ़ाई हुई थी, कंधे पर बादामी कलर का दुपट्टा, गले में हरे मोतियों की माला, सर पर पगड़ी, माथे पर मुंडवालिया। युवराज ने उसे तलवार थमाई और इसी के साथ वकील साहब तैयार अपनी वकील साहिबा को लेने जाने के लिए। अरे तुम लोग तैयार हुए कि नहीं? बारात निकलने का वक्त हो गया है, काकी अंदर आते हुए बोली, और तीनों को देखते ही उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अपनी आंखों से काजल लेकर उन्होंने तीनों के कान के पीछे लगाया और सदका कर लिया। तीनों का बाहर ले जाया गया। सारे बाराती और बैंड वाले तैयार खड़े थे। सुभाष जी कि जो काका वल्लभ जी के साथ खड़े थे, जब उन्होंने अर्जुन को दूल्हे के रूप में देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। वल्लभ जी ने उनके कंधे पर हाथ रखा तो उन्होंने अपने आंसू साफ कर लिए। वो तीनों बाकियों के साथ आ गए। काकी ने तीनों की आरती उतारी और इसी के साथ एक एक करके तीनों को घोड़ी पर चढ़ाया गया और युवराज ने बारात निकालने का ऐलान किया। इसी के साथ सभी बारातियों ने नाचना शुरू कर दिया। इस सब में सबसे आगे सुभाष जो वल्लभ जी थे, जो नाचते हुए सबके सर पर नोट मार रहे थे।
कोमल काकी को भी खींच लाई और उनके ठुमके ने तो बवाल ही मचा डाला। ढोल ताशे और शहनाइयों के साथ बारात होटल से निकली युवराज के फार्म हाउस के लिए, जो कि होटल से 20 मिनट की दूरी पर था, जिसे बारात के नचइयों ने 1 घंटे का बना दिया था। रॉकी ने युवराज को भी सबके साथ शामिल कर लिया, तो वो भी अपने यारों की शादी में बेपरवाह सा नाचने लगी। रॉकी बैंड वाले भाऊ मस्त एक से बढ़कर एक गाना बजा रहे थे। ऐसे ही नाचते गाते बारात युवराज के फार्म हाउस पहुंची। पवन और विपिन जी ने सबका स्वागत किया। छबिन ने तीनों की आरती उतारी। आस्था अपने पापा के पास आकर उनकी गोद में चढ़ गई। तीनों को मंडप में बैठाया गया। एक एक करके रस्में शुरू हुई। कुछ देर बाद पंडित जी के कहने पर वधू को बुलाया गया। हमारी तीनों दुल्हन के साथ साथ युवराज की नजरें भी उसी तरफ घूम गई। युवराज ने श्रद्धा को देखा तो दिल धक से रह गया। ब्लैक और गोल्डन कलर के लहंगा सूट में कहर ढा रही थी वो। नजरें बिल्कुल फ्रीज हो चुकी थी युवराज की और साथ में कुछ लड़कों की भी, जिसे देखकर युवराज को गुस्सा बहुत आ रहा था, लेकिन जबरदस्ती की मुस्कान चिपकाए खड़े थे। वो मन ही मन बोले, देख लो बेटा, जितना देखना है देख लो, उसके बाद देखने के काबिल नहीं बचोगे। हमारी दुल्हनों पर नजर पड़ते ही हमारे तीनों दुल्हों की नजरें तो जाम ही हो चुकी थी। सबसे पहले दक्ष, वो तो भूल ही चुका था कि वो एक एसपी है, मतलब बिल्कुल ही नजरें गड़ा रखी थी उसने। पीले रंग की गुलाबी बॉर्डर वाली नौवारी साड़ी, कंधों पर शॉल, सलीके से बंधा जूड़ा, हल्के गहने, कलाइयों में हरे रंग की सुहाग की चूड़ियां, हाथ में सोने के कंगन, नाक में पेशवाई नथ, माथे पर चमकती लाल रंग की चंद्राकार की बिंदी, उसके माथे पर भी मुंडवालिया बांधा था। नजरें नीचे किए वो दक्ष के सामने खड़ी थी। वकील साहब की तो हालत ये थी कि रस्में छोड़ो भाई, मैं तो अपनी दुल्हन लेकर जा रहा हूँ। हरे रंग के लाल बॉर्डर वाली नौवारी साड़ी, कंधे पर लाल रंग का शॉल, बालों का चूड़ा जिसमें गजरा लगा हुआ था, हल्के से गहने, कलाइयों में सुहाग की हरी चूड़ियों के साथ सोने के कंगन, हल्का सा मेकअप, माथे पर मुंडवा लिया। वो नजरें नीचे किए हुए शर्मीली सी मुस्कुराहट अर्जुन के सामने खड़ी थी। तो देखने के बाद तो संजय बाबू 2-4 बार अपना सीना थपथपा चुके थे। मतलब क्या ही कहें, हरे और सुनहरे बॉर्डर की पर्पल कलर की नौवारी साड़ी, कंधों पर पीले रंग का शॉल, हल्के गहने लंबे बालों का जूड़ा, कलाइयों में भरी हुई हरी हरी चूड़ियों के साथ सोने के कंगन, माथे पर मुंडवालिया बंधा और उसकी नाक की पेशवाई नथ संजय की नजरें ठहरा दे रही थी। तीनों के आने के बाद पंडित जी ने रस्म शुरू की। धीरे धीरे हर एक रस्म निभाते हुए उनके रिश्ते को एक नया नाम, नई पहचान मिल गई। मोहब्बतों को मंजिल मिल गई। फेरे हुए, कन्यादान हुआ, सिंदूर दान हुआ, गले में मंगलसूत्र बंधा, जीवन भर साथ निभाने के वादे हुए। शादी के बाद उन लोगों ने सबके पैर छूकर आशीर्वाद दिया। खाने पीने के बाद तीनों की विदाई हुई। मल्होत्रा हाउस में काजल ने अपनी भाभी का स्वागत किया। राठी हाउस में काकी ने अर्जुन की आई की हैसियत से शिप्रा का गृह प्रवेश करवाया और श्रद्धा ने संजय के कहने पर रायजादा हाउस में रत्ना का स्वागत किया। काजल, केशव, वल्लभ जी, गुरु और कोमल मल्होत्रा हाउस में थे। काकी, रीटा, रॉकी और सुभाष जी राठी हाउस में। युवराज, आस्था, श्रद्धा, शैंकी और काका रायजादा हाउस में। शादी के बाद के गेम्स तीनों के घर पर हुए, जिसके बाद सभी आराम करने चले गए क्योंकि रात को तीनों का रिसेप्शन था। रात के वक्त सभी तैयार होकर होटल पहुंचे। हमारी नई नवेली दुल्हन इस वक्त लहंगे में सजी थी और दूल्हे भी 3 पीस सूट में। बाकी सभी चमक रहे थे। रिसेप्शन में बहुत सारे गेस्ट आए हुए थे। सभी ने तीनों जोड़ों को आशीर्वाद दिया, गिफ्ट दिए, फोटोज वगैरह खिंचवाए, जिसके बाद सबने साथ में एक टेबल पर बैठकर डिनर किया। खाने के टेबल पर सारे दोस्त और परिवार साथ हो और बातें ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। संजय की बातों का पिटारा जो एक बार खुला तो सब उसके साथ शामिल हो गए। रात में बेहद खूबसूरती के साथ फूलों से सजे हुए अपने अपने कमरों में तीनों दुल्हों ने प्रवेश किया, जहां उनकी दुल्हन कुछ घबराई, कुछ शर्माई सी उनका इंतजार कर रही थी। तीनों जोड़ों ने आपस में बहुत सी बातें हुई और अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करने के लिए आगे बढ़ते हुए एक दूसरे में खो गए। इसी के साथ सभी की मोहब्बतों की दास्तां मुकम्मल हो गई। अब यहाँ आस्था को अपने कमरे के दरवाजे पर देखकर श्रद्धा ने पूछा, पहले अंदर तो आने दो मम्मा। वो बोले तो श्रद्धा साइड हो गई। आस्था अंदर आई और बेड पर बैठ गई। अब बताइए आप यहाँ कैसे? वो उसकी गोद में सर रखते हुए बोली, आपको पता है ना कि मुझे आपकी गोद में सर रख कर ही नींद आती है और आप घर नहीं आती, इसीलिए मुझे आना पड़ता है। वो शिकायत करते हुए बोली। श्रद्धा उसकी प्यारी सी शिकायत पर मुस्कुरा उठी, लेकिन बेटा, हमारे आने से पहले आप अपने पापा के साथ रहती थी ना, अब आप यहाँ आ गई तो उन्हें बुरा लगा होगा ना। पापा तो हमेशा काम की वजह से बिजी रहते थे, मेरे पास बैठकर भी वो बस काम ही करते थे और वो बात ही नहीं करते, इसीलिए मैं आपके पास आ गई। इसका मतलब मिस्टर राठौड़ आपसे प्यार नहीं करते? नहीं, ऐसा नहीं है। पापा मुझसे बहुत 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 ज़्यादा प्यार करते हैं।
लेकिन वो आपकी तरह ढेर सारी बातें नहीं करते। मतलब आपकी शिकायत ये है कि आपके पापा आपसे ढेर सारी बातें नहीं करते। हाँ, पापा सिर्फ मेरी बात सुनते हैं, खुद तो कुछ कहते ही नहीं। ये तो सही कहा आपने, मिस्टर राठौर बहुत कम बोलती हैं, लेकिन उनकी आंखें बहुत कुछ कह जाती हैं। मतलब आपको भी आइज रीड करनी आती है? क्या मतलब पापा सबकी आइज रीड कर लेती है? पता नहीं। और आपको भी आइज रीड करना आता है? अच्छा, और क्या क्या कर लेते हैं आपके पापा? वो बताने लगी तो श्रद्धा मुस्कुराते हुए सुनने लगी। खिड़की पर खड़े युवराज दोनों माँ बेटी को मुस्कुराते हुए देख रहे थे। साथ में कितने अच्छे लगते हैं ना दोनों। पवन ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा तो युवराज बोले, हर चीज पे एक जैसे है दोनों, शक्ल सूरत सीरत और बातों में भी। पता है पवन, हमने आस्था को आस्था नाम क्यों दिया था? क्योंकि तुम श्रद्धा से हमेशा से प्यार करती हो। नहीं पवन, हमने उन्हें आस्था नाम इसलिए दिया क्योंकि उनकी आंखें बिल्कुल श्रद्धा की तरह ही थी। हमने उनकी नन्ही नन्ही आंखों में अपनी श्रद्धा का अक्स देखा था, इसीलिए अपने पास रखा, अपनी बेटी बनाकर, और नाम दिया आस्था, जो कि श्रद्धा का ही दूसरा नाम है, विश्वास का। तो अपनी श्रद्धा को यहाँ से लेकर जाने के लिए बारात कब ला रहे हो? पवन ने मुस्कुराते हुए पूछा। पता नहीं, उन्होंने श्रद्धा के चेहरे को देखते हुए कहा। क्या मतलब है तुम्हारा युवराज? वो कुछ छुपा रही है पवन, जिसके बारे में आप या हम नहीं जानते। ऐसा कुछ नहीं है युवराज, तुम तो सब कुछ जानते हो उसके बारे में, और मैंने बताया भी था ना उसके अतीत के बारे में। आपने जो बताया था उससे भी कुछ बहुत बुरा छुपा है उनके अतीत में, युवराज ने कहा तो पवन उन्हें हैरानी से देखने लगा। उनके अतीत में कुछ ऐसा हुआ है पवन जो उन्होंने हम सबसे छुपाया है, और उसका नतीजा ये है कि वो हमसे दूर भाग रही हैं। तुम्हारे कहने का मतलब है कि वो तुमसे दूर रहने के लिए यहाँ रह रही है? तुम्हारे सामने नहीं आती, तुमसे दूर रहती है? युवराज विला नहीं आती, उसने कहा तो युवराज ने हाँ में सर हिला दिया। पवन ने अब पिछले 1 महीने के बारे में सोचा और उसे युवराज की बात समझ आ गई। युवराज एकटक अंदर की तरफ देखे जा रहे थे, जहाँ आस्था सो चुकी थी और श्रद्धा उसके सर पर मुस्कुराते हुए हाथ फेर रही थी। मोहब्बत की रवानियत कुछ इस तरह है जनाब कि हजारों दर्द भुला देती है, कुछ इस तरह है कि अतीत का वो हिस्सा मिटा देती है। सहन से जिससे बेहिसाब तकलीफ हो, अब इस एहसास को किन लफ्ज़ों में बयां करें? इसे बयां करते करते तो गालिब के भी अल्फाज कम पड़ गए। आखिर मोहब्बत चंद अल्फाजों में बयां कहाँ होती है? कुछ को मोहब्बत मिल चुकी थी, दास्तां मुकम्मल हो चुकी थी, कुछ की जल्द मुकम्मल होने वाली थी, लेकिन कोई था जिसकी मोहब्बत की दास्तां में अभी भी इंतज़ार लिखा था। अभी भी एक इम्तिहान बाकी था, क्योंकि अतीत का एक पन्ना अभी भी उसके जहन में छपा हुआ था, जिसका मिटना बहुत ज़रूरी था। एक दूसरे की मोहब्बत की पनाहों में रहते हुए सबका वक्त कब गुजरा पता ही नहीं चला। अगले दिन से सबका रूटीन शुरू हो गया, घर से ऑफिस और ऑफिस से घर। जहाँ सबकी ज़िंदगी मोहब्बत के उजारे में थी, तो वहीं युवराज और श्रद्धा की जिंदगी इंतजार के अंधेरे में। युवराज ठान कर बैठे थे कि एक बार कोमल और काजल की शादी हो जाए और सब लोग कुछ इस वक्त के लिए बाहर चले जाएं, फिर वो श्रद्धा से उस सच का पता लगाएंगे जिसे वो छुपा रही हैं, खुद के अंदर जब्त किए हर पल जूझ रही हैं। वो युवराज से दूर रहती थी ताकि अपने अंदर के जज्बातों से दूर भाग सके, लेकिन एहसास तो हमारे अंदर होती है, उनसे दूर भागना कहाँ मुमकिन है। जितने दिन के उजाले में वो युवराज की बातों से, उनकी यादों से दूर भागती, उतना ही उनकी यादें श्रद्धा को रात के अंधेरे में सताती थी। वो हर रात उसे तब तक देखती जब तक वो चांद को देखती, क्योंकि पूरे दिन में सिर्फ यही वक्त होता था जब वो बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी की इजाज़त के अपने ज़िंदगी को देख सकते थे, जिसे युवराज ने पिछले 13 सालों में उसके बिना रहने की आदत डाल ली थी। वो आदत महज 3 महीनों में पूरी तरह से बदल गई थी। अब वो उससे एक पल भी अपनी नजरों से दूर नहीं करना चाहते थे। बुरी नजरें उस पर पड़ी, ये उन्हें बर्दाश्त नहीं था। जिस नज़र से उन्होंने कभी अपनी श्रद्धा को नहीं देखा, अगर उस नज़र से उसे कोई और देखे तो अगले पल वो कुछ देखने के काबिल नहीं बचता था। ऐसा सिर्फ श्रद्धा की ही नहीं, अगर किसी और लड़की के साथ भी ऐसा करता देख लेते थे तो उसकी भी यही हश्र होता था। बेचारे को इतना पीटा जाता था कि आंखों पर चश्मा लगाना पड़ता था चोट छुपाने के लिए। उन सभी की शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छे से चल रही थी, जिसे देखकर सब बहुत खुश थे। शिप्रा और मेघा के चेहरों पर रौनकें लौट आई थी। काजल और मेघा की बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई थी। छवि और काकी की उम्र में भले ही काफ़ी अंतर था, लेकिन दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। सबसे काम पर जाने के बाद दोनों सर्दी की धूप सेकते हुए गप्पे लड़ाती रहती थी। श्रद्धा, शैंकी और आस्था इस वक्त अपनी पढ़ाई पर काफ़ी फोकस थी, क्योंकि उनके एग्जाम्स के 2 दिन
बाद ही काजल और गुरुमल की शादी की रस्में शुरू होनी थी। अब अगर शादी अच्छे से एंजॉय करनी है तो एग्जाम्स अच्छे से देकर रिजल्ट की टेंशन से दूर रहना ही बेहतर था। एग्जाम्स के वक्त तीनों को पिक करने और ड्रॉप करने की ड्यूटी युवराज की लगी थी, जिससे श्रद्धा तो परेशान थी, लेकिन युवराज खुश थे कि अब ज़्यादा वक्त श्रद्धा को देखने के लिए मिलेगा। वो उसके खुद के सामने होने से खुश जो थे। शैंकी और आस्था अपना दिमाग इस्तेमाल करते हुए हमेशा पीछे की सीट घेर कर पहले ही बैठ जाते थे, जिसके कारण श्रद्धा को आगे ही बैठना पड़ता था। एनजीओ के सभी बच्चों का स्कूल में दाखिला करवा दिया गया था। सेमेस्टर के बीच में मुश्किल था, लेकिन युवराज की मदद और बच्चों की खुद की काबिलियत से उन्हें एडमिशन मिल ही गए। मनु और महक को आस्था और शैंकी के स्कूल में स्कॉलरशिप मिली थी। उन चारों की खूब बनती थी। एनजीओ का काम बहुत अच्छे से चल रहा था, साथ ही होने वाले इवेंट का भी। कुल मिलाकर कहें तो सबकी जिंदगी ढर्रे पर आ चुकी थी और ऐसे ही एक महीना बीत गया। तीनों के एग्जाम भी हो गए, साथ ही गुरु, कोमल और काजल केशव की शादी की रस्में भी शुरू हो गई। हल्दी, मेहंदी, संगीत और बाकी सभी रस्में हुई। आखिर में वो दिन भी आ गया जब दोनों जोड़ों की शादी हुई और वो शादी के पवित्र बंधन में सातों जन्मों के लिए बंध गए। काजल की विदाई के वक्त वो मेघा और दक्ष से लिपटकर बहुत रोई। कोमल भी वल्लभ जी से लिपटकर बहुत रोई। आखिर विदाई का पल भावुक जो होता है। विदाई हुई, शाम को रिसेप्शन हुआ और वो रात भी आई जिसे मिलन की रात भी कहा जाता है। उनकी मोहब्बत भी मुकम्मल हुई और गवाह बनी थी वो तारों भरी रात। श्रद्धा के चेहरे पर दोनों की विदाई के बाद सुकून छा गया कि आखिरकार सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन क्या सच में सब कुछ ठीक था? क्या सच में उसकी वो मुस्कुराहट सच्ची थी जो उसने पूरे वक्त किसी नकाब की तरह अपने चेहरे पर ओढ़ रखी थी? उन चारों की शादी के ठीक 3 दिन बाद आए क्रिसमस, जिसका सभी को इंतज़ार था, क्योंकि इसी दिन युवराज ने मुंबई में अपनी पहली कंपनी शुरू की थी और इस बार ये उनकी 13th सक्सेस पार्टी थी जो कि होटल में रखी गई थी। सब लोग आए हुए थे। हमारी मित्र मंडली के जोर देने पर आज युवराज ने हाथों में गिटार लिए अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए श्रद्धा की आंखों में झांकते हुए गाना गाया, जैसे उन दोनों के अलावा वहाँ कोई और मौजूद नहीं हो। काका सुभाष जी और वल्लभ जी के साथ मिलकर युवराज ने केक काटा और सबसे पहला टुकड़ा अपनी प्यारी सी प्रिंसेस मतलब आस्था को खिलाया। जिसके बाद मित्र मंडली ने केक की होली खेली। अब क्रिसमस और सक्सेस पार्टी दोनों साथ ही थी, इसीलिए सबने अपने अपने गिफ्ट की डिमांड भी रख दी, जिस पर युवराज ने मुस्कुराकर राहुल, युवराज का पर्सनल सेक्रेटरी, से कुछ लिफाफे लिए और सबके हाथों में थमा दिए। रत्नान जी के हाथों में ऑस्ट्रेलिया, श्री अर्जुन के हाथों में मालदीव्स, रॉकेट के हाथों में रोम, काजल के हाथों में सिंगापुर, गुरुमल के हाथों में इटली और मेघाश के हाथों में स्विट्जरलैंड के लगभग 2 महीने के हनीमून पैकेट थे। उन सबका क्रिसमस गिफ्ट। सबको उनके ड्रीम प्लेस घूमने के लिए भेजा गया जहाँ वो हमेशा से जाना चाहते थे। युवराज ने विपिन जी, सुभाष जी, वल्लभ जी, छवि, काकी, पवन, शैंकी और आस्था के साथ साथ अपने पूरे स्टाफ को गिफ्ट्स दिए। श्रद्धा को तो वो अपना दिल पहले ही दे चुके थे, लेकिन उसे भी एक प्यारा सा गणपति बप्पा का छोटा सा लॉकेट गिफ्ट किया। क्रिसमस पार्टी के बाद सभी थके हारे घर वापस आए और अपने अपने बिस्तर पर पसर कर सो गए। अगले दिन सभी ने अपनी अपनी पैकिंग शुरू कर दी, क्योंकि उन्हें तो 2 दिन बाद निकलना था। अगले 2 दिन सबकी पैकिंग और शॉपिंग में बीते। तश के लिए युवराज ने स्पेशली छुट्टी का इंतजाम कर दिया था, क्योंकि वो जानते थे कि उसे और मेघा को साथ बिताने के लिए वक्त कम ही मिलता था। 2 दिन बाद सबकी फ्लाइट्स की टाइमिंग में ज़्यादा अंतर नहीं था, इसीलिए सब साथ ही घर से एयरपोर्ट के लिए निकले। युवराज, श्रद्धा, शैंकी और आस्था राहुल के साथ उन्हें सी ऑफ करने आए थे। सबकी फ्लाइट ऑन टाइम थी, इसीलिए कोई परेशानी नहीं हुई और सब आराम से अपनी अपनी फ्लाइट बोर्ड करके अपनी अपनी वेकेशन मनाने चले गए। जिसके बाद युवराज के कहने पर राहुल ने पहले एक गाड़ी रेस्टोरेंट की तरफ मोड़ी। सबने दोपहर का लंच किया, जिसके बाद युवराज ऑफिस और श्रद्धा, शैंकी और आस्था के साथ एनजीओ चली गई। आज गाड़ी में अपनी सीट से सर्टिका आंखें बंद किए युवराज मुस्कुरा रहे थे। सारी जिम्मेदारियां खत्म हो चुकी थी उनकी, और श्रद्धा के हर बहाने को भी वो खत्म कर चुके थे। अब वो सच्चाई जानना चाहते थे जो श्रद्धा को परेशान कर रही थी, चरण के हमेशा के लिए उनकी ज़िंदगी से जाने के बाद भी जो उन्हें डरा रही थी, जिसकी पहल वो अब करने जा रहे थे। नतीजे से तो अनजान थे, लेकिन ये कोशिश ज़रूरी थी। मिस्टर मास बनकर श्रद्धा के सामने जाने की। क्या ढूंढ रहे हैं बिग बॉस? मुझे बताइए, मैं ला देता हूँ। बॉस? राहुल युवराज के पीछे पीछे घूम रहा था। युवराज पूरे कैबिन में कुछ ढूंढ रहे थे। बॉस? बॉस? राहुल फिर बोला। आप चुपचाप वहां जाकर बैठ जाइए, समझे ना? युवराज थोड़ा गुस्से से बोले तो राहुल चुपचाप कुर्सी पकड़ कर बैठ गया। कुछ देर बाद युवराज कुछ ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें मिला नहीं। बॉस, मैं? राहुल ने कहा तो युवराज ने उसे घूर कर देखा। वो मुंह पर उंगली करके बैठ गया।
कहाँ गया? हमने तो यहीं रखा था। उसके बिना हम उनके सामने नहीं जा सकते। कहाँ गया? युवराज जी एक एक कपबोर्ड खोल कर कुछ ढूंढ रहे थे। पप्पा कहाँ गया? यहीं तो रखा था। इधर उधर कहाँ है? ओ गॉड! कहते हुए उन्होंने अपनी बालों में उंगलियां फंसा ली। राहुल ने परेशान देखकर फिर बोला, बॉस मैं मदद करूं क्या? ठीक है करो मदद और ढूंढो हमारे साथ। उन्होंने अपने बाल मुट्ठी में कसते हुए कहा। वापस ढूंढने लगे। राहुल अपने बॉस की आज्ञा मानते हुए इधर उधर चीजें उलट पलट कर देखने लगा तो लेकिन उसे पता ही नहीं था कि आखिर वो ढूंढ क्या रहा है। उसने एक कपबोर्ड खोलते हुए पूछा, वैसे बॉस आप ढूंढ क्या रहे हैं? हमारा ब्लेस मार्क्स जिस पर व्हाइट स्टोन वर्क है। युवराज के बिना मुड़े परेशान होकर कहा तो राहुल की आंखें बड़ी हो गई। मतलब इतनी देर से उसके बॉस एक अद्दा सा मास्क ढूंढ रहे थे जिसकी वजह से उन्होंने पूरा कैबिन का कबाड़ा कर डाला। राहुल ने अपना माथा पीट लिया और खुद से बोला, एक तो बॉस ने उस अपने से मास्क को 10 सालों से लॉकर में बंद करके रखा है जैसे कोई खजाना हो, और अब उसे ढूंढ भी ऐसे रहे हैं। क्या हो गया इनका पप्पा? वो युवराज के पास आया और बोला, बॉस उसे आपने अपने लॉकर में रखा है। इतना कहते ही युवराज ने अपने कैबिन का लॉकर खोला जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स के साथ उनका मास्क रखा हुआ था जिसे पहनकर वो आखिरी बार श्रद्धा के सामने मिस्टर मास्क के रूप में गए थे। उन्होंने वो मास्क निकाला और उंगलियों के पोरों से छूते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। न जाने कितने मोहब्बत भरे पल उस एक पल में उनके जहन में ताज़ा हो गए जब वो मिस्टर मास्क थे, अपनी श्रद्धा के मिस्टर मास्क। श्रद्धा को हक से श्रद्धा पुकारते थे। खुशियाँ हो या गम हर पल बांटते थे वो उसके साथ। कभी हिम्मत दी तो कभी वो उसका सहारा बनी। जब खुद को टूटता हुआ महसूस करते तब वो उनके साथ होती थी। अनामिका जी से वादा किया। विशाल जी की लिखी हुई बातें सब कुछ किसी रील की तरह उनकी आंखों के सामने चल पड़ी। वो आंखें बंद की ही रखी चेयर पर बैठ गए और उन लम्हों को महसूस करने लगे जिसमें से सुकून और खुशियां थी। मोहब्बत थी, बेशुमार मोहब्बत। राहुल कैबिन ठीक करते हुए युवराज को देखकर मुस्कुरा रहा था। वो खुद से बोला, आखिरकार वो दिन आ ही गया जब श्रद्धा मैम को हम सब हक से वही बुलाएंगे। अब बॉस के पास उनकी मोहब्बत होगी और हमारे पास माँ जैसी वही जारी है।